हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अच्छी नॉलेज लेने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हो तो जल्दी से भाई बहनों अपने दोस्तों के पास ये लिंक शेयर कर दो और उसे भी बोलो कि चलो भाई या बहन जो भी हो उसे बोलो कि तू भी कर ले क्लास बायोलॉजी क्वीन में, कर ले बायोलॉजी क्लास। ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास जल्दी शेयर कर दो। और हाँ, सबको गुड इवनिंग, सब भाई बहन जितने हो सबको गुड इवनिंग मेरे तरफ से। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, तो देखिए भाई बहनों, हमें अब आगे बढ़ना है, यानी अभी 12th स्टार्ट ही हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जितने भी हम जितने भी आप लोग को पढ़ाए हैं कल के क्लास में वो आप अच्छे से देख चुके होंगे, यानी आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो क्या सही है या सिर्फ मस्ती करने आए थे, बताओ। नहीं दीदी पढ़े, अच्छा, अच्छी बात है, पढ़ के आए थे। ठीक है, अच्छी बात है। तो देखिए भाई बहनों, हमने पढ़ाए थे कल अलैंगिक जनन के प्रकार। तो आप लोग जरा बताइएगा अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं। हमने कल क्या बोले थे कि अगर कोई पूछे इसमें से तो क्या आप लोग बता सकते हो। और मैं ये भी बात बोली थी कहीं हम ही ना पूछ दे आप लोग से। तो आज मैं आप लोग से पूछ रही हूँ कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो बताओ कितने प्रकार के बताए थे, बताओ बताओ जल्दी। 6 प्रकार के बताए थे। और कौन कौन बताए थे तो देखो, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, खंडन, पुनरुद्भवन, कायिक प्रबंधन या वर्धी जनन, उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, तो 6 प्रकार हम बताए थे। तो क्या 6 प्रकार आप सबको अच्छे से याद है। तो देखिए, और हम ये भी बोले थे कि कल हमें पढ़ना है विखंडन, क्योंकि हमने कल विखंडन के प्रकार के बारे में ही पढ़ के छोड़ दिए थे। तो उसका प्रकार जो लिखा है तो उसके बारे में जानना है ना, आखिर ये विखंडन क्या होता है, ये मुकुलन क्या होता है दीदी, ये सब तो हमें समझ में ही नहीं आया। तो भाई धीरे धीरे ना समझ में आएगा, अभी तुम लोग 12th स्टार्ट ही किए, उसमें भी सबसे पहले हमें लगता है हम ही स्टार्ट कर दिए हैं तू लोग के लिए, क्योंकि तुम लोग परेशान बहुत करते थे कि दीदी जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए, हमें पढ़ना है। और जब स्टार्ट कर दिए हैं तो सिर्फ मस्ती करने आओगी तो ऐसे में नहीं चलेगा। ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा मेरे क्लास में। और जो टेंशन लेके आते हो वो घर पे धर दो, बोलो कि टेंशन अभी तुम यही रहो, हमें क्लास करने जाना है बायोलॉजी क्वीन में, बायोलॉजी। ठीक है, तो टेंशन को घर पे ही धर के चलाओ। ठीक है, दे दो, भाई बहन है ना, और उसको दे दो टेंशन और तुम क्लास करो। ठीक है, तो चलिए हम आज जानेंगे विखंडन के बारे में, आखिर ये विखंडन क्या होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोग लिखिएगा विखंडन। ठीक है, क्या लिखना है, विखंडन। क्या लिखना है, विखंडन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, तो हम आज जानेंगे विखंडन के बारे में यानी फ्यूजन। तो बताइएगा भाई और बहनों, विखंडन मतलब आप लोग क्या समझते हैं। पढ़े तो होंगे पीछे आप लोग 10th 9th में। ठीक है, तो बताइए विखंडन मतलब होता क्या है, बताओ बताओ जल्दी। नहीं पता। तो देखिए, विखंडन मतलब होता है 2 भागों में बंटना। यदि जीवों का शरीर विभाजित होता है, मतलब विभाजित होना। अब वो क्या चीज विभाजित होता है तो दीदी, वो क्या चीज विभाजित होता है तो बताइए। तो भाई सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि बायोलॉजी वाले थकते नहीं है तो हम बताएंगे।
ओके। तो देखो विखंडन तो क्या बोले विभाजित होता है, वो किसमें विभाजित होता है तो देखो सबसे पहले होता है, पहला होता है केंद्रक में, फिर होता है कोशिका दर में विभाजित होता है, उसके बाद होकर दो या दो से अधिक संततियों का निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण करता है। तो हम लिखते हैं, उसके बाद फिर मैं जानती हूँ, क्योंकि इसमें विखंडन है तो दो से अधिक संतति का निर्माण करेगा। तो आप लोग लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा यदि जीवों का शरीर, यदि जीवों का शरीर विभाजित हो, हमने क्या लिखे हैं? यदि जीवों का शरीर विभाजित हो, तो आप लोग ब्रैकेट में लिखिएगा क्या चीज विभाजित हो। बोलते हो ना कौन चीज विभाजित हो, यानी बिहारी है तो बिहारी भाषा में ही ना पढ़ना पसंद है, ठीक है, और पढ़ाना भी पसंद है। तो देखो यदि जीवों का शरीर विभाजित हो, तो सबसे पहले लिखिएगा पहले केंद्रक में, किसमें? पहले केंद्रक में, और फिर कोशिका दर में। क्या लिखना है? फिर जैसे लिख रहे हैं बस वैसे ही लिखना है, ठीक है, कोशिका दर्भ में, ठीक है। क्या लिखे हैं? यदि जीवों का शरीर विभाजित हो, पहले ब्रैकेट में लिखना है पहले केंद्रक और फिर कोशिका दर्भ में, दर्भ से होकर दो या दो से अधिक संततियों का निर्माण करता है। अधिक संततियों का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम फ्यूजन बोलते हैं, यानी विखंडन। तो इसे विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई बहनों? तो इसे विखंडन कहते हैं। विखंडन में ये रहो, ठीक है। क्या कहते हैं? विखंडन। यहाँ भी दीजिएगा। विखंडन यानी फ्यूजन कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? फिर से सुनिएगा आप लोग। हमने क्या लिखे? यदि जीवों का शरीर विभाजित होकर, अब कोई पूछे क्या चीज में विभाजित होता है, तो तुम्हें बताना है कि सबसे पहले केंद्रक में विभाजित होता है और फिर कोशिका दरों में विभाजित होकर दो या दो से अधिक संततियों का निर्माण करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विखंडन कहते हैं, यानी इंग्लिश में बोले तो उसे हम फ्यूजन कहते हैं। क्योंकि हम भाई यानी हम बिहारी है, लेकिन कुछ तो इंग्लिश जानना होगा ना, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को इंग्लिश में ही पूछ देता है, तो उसका इंग्लिश तो जानना ही होगा। तो देखिए हमने कल भी ये बात पे चर्चा किया था, तो छोड़िए आगे जानते हैं क्या है। उसे विखंडन कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखिएगा, अब हम जानेंगे विखंडन के प्रकार। तो विखंडन कितने प्रकार के होते हैं वो लिखिएगा। विखंडन के प्रकार, तो देखो भाई बहनों विखंडन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है द्वि विखंडन और एक होता है बहु विखंडन। तो सबसे पहले डालिएगा द्वि विखंडन। क्या डालना है? द्वि विखंडन। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फ्यूजन, सॉरी बिडिंग फ्यूजन। क्या लिखेंगे? बिडिंग, बिडिंग मतलब दूसरा, बाइनरी, सही है, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। क्या होगा भाई बहनों बताइएगा? बाइनरी,
सही है आप लोग। बाइनरी फ्यूजन। देखो हमने क्या बोला, हमने तो है हिंदी के टीचर, अगर थोड़ा इंग्लिश में मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा आप लोग साथ दे दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए वैसे हम सही ही लिखेंगे, कुछ देर लगेगा कि भाई गलत है, लेकिन मैं सही ही बताऊंगी, ठीक है। तो क्या है, द्वि विखंडन है। दूसरा क्या बोले हैं, बहु विखंडन, यानी उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन। तो लिखिएगा बहु विखंडन। क्या लिखना है, बहु विखंडन। इंग्लिश में लिखिएगा मल्टीपल फ्यूजन। क्या लिखे भाई बहनों, मल्टीपल फ्यूजन है। द्वि विखंडन को इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन और बहु विखंडन को बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए, और नहीं दिक्कत है तो खैर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद हम जानेंगे द्वि विखंडन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग। ऊपर मिटाऊं मैं तो मिटा रही हूं, और डालना है हेडिंग में डालिएगा द्वि विखंडन। क्या डालना है, द्वि विखंडन। आप लोग नीचे नोट कीजिए, तब तक मैं ऊपर लिखती हूं। द्वि विखंडन, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। अब हम जानेंगे द्वि विखंडन। एक मिनट पहले मैं देख लेती हूँ आप लोग को दिखाई दे रही है ना, बाद में ये मत बोलना कि दिखाई नहीं दे रही थी दीदी। अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो देखिए हम जानेंगे द्वि विखंडन के बारे में, बाइनरी फ्यूजन। तो देखिए भाई बहनों, आपको ये देख के नहीं लगता है कि द्वि विखंडन मतलब क्या होगा, यानी दो भाग में, मतलब कि द्वि विखंडन मतलब दो ही भाग में, दो से अधिक नहीं हो सकता है और दो से कम भी नहीं हो सकता है, बस दो ही संतति का निर्माण करेगा, ठीक है। यानी दो से अधिक भी नहीं, केवल दो। क्या बोले हैं, केवल दो, ठीक है, याद रखिएगा। तो लिखिएगा इसका आंसर, लिखिएगा यदि जीवों के शरीर, लिखिएगा यदि जीवों के शरीर विभाजित, देखिए द्वि विखंडन को हम द्वि विभाजन भी कहते हैं, तो इस बात पर याद रखिएगा। अगर आपको द्वि विखंडन के जगह पे द्वि विभाजन आ जाए तो डरने की बात नहीं है, आपसे द्वि विखंडन ही पूछ रहा है। यहाँ बगल में आप लिख लीजिएगा द्वि विभाजन, मैं लिख ही देती हूँ, आप लोग आसकती हो, लिखिएगा द्वि विभाजन, ठीक है। याद दे के लिखिएगा द्वि विखंडन या द्वि विभाजन, इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। तो इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो लिखिएगा यदि जीवों के शरीर विभाजित हो, और किस चीज में विभाजित हो, तो सबसे पहले केंद्रक, उसके बाद फिर कोशिका द्रव, ठीक है। तो लिखिएगा पहले केंद्रक विभाजन हो फिर कोशिका द्रव, पहले केंद्रक विभाजन, फिर क्या होता है कोशिका द्रव, फिर कोशिका द्रव। पहले केंद्रक विभाजित होता है, फिर क्या होता है कोशिका द्रव विभाजन होकर केवल दो संतति, कोशिका द्रव
विभाजन होकर केवल, यानी केवल दो संतति का ही निर्माण कर सकता है, केवल दो, ठीक है, केवल दो संतति का निर्माण करता है, संतति का निर्माण करता है, तो इस क्रिया को, नीचे में मिटा दूं, लिखिएगा, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को द्विविखंडन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इस क्रिया को द्विविखंडन कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में? फिर से समझिए, लेकिन क्लास में ही समझिए, घर पे जाके ऐसा ना हो कि दीदी ने क्लास में बताई थी ना तो हम समझ गए थे। देखो ऐसा भी होता है, क्लास में हम समझ गए और घर गए तो हमें पता चला पढ़े तो भूल गए, पर ऐसा नहीं है। अभी ही समझ लीजिए, मैं एक बार नहीं 1000 बार बताऊंगी, और मैं बता भी रही हूँ आपको, 1 से 2 बार जरूर बता रही हूँ। तो फिर से सुनिएगा, यदि जीवों के शरीर विभाजित हो, ठीक है, क्या हो? विभाजित हो। अब किस चीज में विभाजित हो? तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले किसमें? केंद्रक में विभाजन हो, फिर किसमें? कोशिका द्रव्य में। याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट। विभाजन होकर केवल दो संतति ही, द्विविखंडन मतलब दो संतति का निर्माण करता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को द्विविखंडन कहते हैं। तो जरा याद रखिएगा इसे, द्विविखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, और अब हम जानेंगे द्विविखंडन के प्रकार, उसके बाद फिर मैं जानूंगी बहुविखंडन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग डालिएगा द्विविखंडन के प्रकार। थोड़ा देख लेती हूँ, देखो बार बार देखना पड़ता है कि कहीं आप लोग को दिखाई ना दे, ये बार बार ऊपर चला जाता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, स्टेन हिल जाता है, बस वो जो लिखा हुआ है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो देखिए, हमने द्विविखंडन पढ़ लिए। अब लिखिएगा द्विविखंडन के प्रकार। द्विविखंडन के प्रकार। तो देखो भाई बहनों, द्विविखंडन 3 प्रकार के होते हैं। तो ये, या द्विविभाजन बोलो, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो मैं इसका परिभाषा नहीं जानूंगी, क्योंकि ये उतना पूछा नहीं जाता है। तो हम सिर्फ इसका एग्जाम्पल आप लोग को बता देती हूँ, ठीक है। प्रकार तो सिर्फ बता दी हूँ ना, इसका सिर्फ एग्जाम्पल जानना है। तो देखिए 3 प्रकार कौन कौन होता है वो लिखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डालिएगा सरल द्विविभाजन, द्विविखंडन या द्विविभाजन के प्रकार लिखिएगा, सरल द्विविभाजन, ठीक है। और दूसरा लिखिएगा अनुप्रस्थ द्विविभाजन, अनुप्रस्थ द्विविभाजन। तीसरा लिखिएगा अनुदैर्घ्य द्विविभाजन। क्या लिखिएगा? अनुदैर्घ्य द्विविभाजन, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? कौन कौन होते हैं? सरल द्विविभाजन या द्विखंडन, अनुप्रस्थ द्विविभाजन, अनुदैर्घ्य द्विविभाजन, ठीक है। ये अनुदैर्घ्य द्विविभाजन है, ठीक है भाई और बहनों। तो इस बात पर आप लोग याद रखिएगा। अब हम इसका एग्जाम्पल जानेंगे। तो एग्जाम्पल में लिखिएगा, सरल द्विविभाजन में आता है अमीबा,
क्या आता है? अमीबा। कल हम बताए थे ना, अमीबा, ईस्ट, हाइड्रा, ये सब किस में आता है? तो ये सब अलैंगिक जनन में आता है। ठीक है, अब हम जानेंगे अनुप्रस्थ विभाजन। तो इसमें आता है पेरामेसियम। पेरामेसियम दिखाई दे रही है ना नीचे, बताओ तो। ठीक है, दिखाई दे रही है नीचे। अब लिखेगा अनुदैर्घ्य का उदाहरण। तो इसका उदाहरण ऊपर लिखते हैं युगलीना। आप लोग नीचे में लिखिएगा। ठीक है, सरल द्विविभाजन का उदाहरण क्या होता है? अमीबा। क्या होता है भाई बहनों? अमीबा। और अनुप्रस्थ द्विविभाजन का पेरामेसियम। और क्या होता है? अनुदैर्घ्य द्विविभाजन का क्या होता है? तो इसका होता है युगलीना। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ऊपर है, लेकिन आपको नीचे में लिखना है। अगर हम नीचे में लिखेंगे तो फिर आप लोग को दिखाई नहीं देती, इस वजह से हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे अब हम जानेंगे बहुविखंडन के बारे में। आखिर ये मल्टीपल फ्यूजन होता क्या है? तो क्या मैं ऊपर मिटाऊं? तो मैं ऊपर मिटा रही हूं और लिखिएगा बहुविखंडन। मल्टीपल फ्यूजन के बारे में जानते हैं। लिखिएगा बहुविखंडन, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, ठीक है भाई और बहनों। देखो MULTI एक किधर से चला आया भाई? मल्टीपल फ्यूजन के बारे में जानेंगे, यानी बहुविखंडन। तो आप लोग बताओ, हमने ये बताए थे द्विविखंडन। द्विविखंडन मतलब हम बोले थे कि दो भाग में, यानी केवल दो ही भाग में बटेगा, दो ही संतति का निर्माण कर सकता है। लेकिन बहुविखंडन में ऐसा नहीं है। बहुविखंडन मतलब बहुत सारे। ठीक है, पता है ना आप लोग को? बहुकोशिकीय या बहुविखंडन मतलब क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे 10th में। बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, दुई कोशिकीय पढ़े थे ना? तो बहुकोशिकीय में पढ़े होंगे, बहुकोशिकीय में एक से ज्यादा, यानी बहुत सारे। ठीक है, वही इसमें पढ़ना है। क्या है? बहुविखंडन है। बहुविखंडन मतलब बहुत ज्यादा, यानी बहुत सारे, दो से अधिक ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका परिभाषा जानेंगे। आखिर ये बहुविखंडन होता क्या है? तो सबसे पहले थोड़ा इसमें इंक डाल देते हैं। क्या है ना, ब्लू वाला में इंक खत्म हो गया है, मतलब मार्कर में खत्म हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसे थोड़ा देख लीजिए, और कोई दिक्कत है तो पूछिए। देखो नए अंदाज में पढ़ना है, और ये याद है ना, बायोलॉजी वाले ना ही थकते हैं और ना ही रुकते हैं। तुम लोग जाके देखना, जब हम 12th का VVI करवा रहे थे ना, तो उस टाइम मेरा तबीयत खराब था, मैं तब भी पढ़ा रही थी। ठीक है, तुम लोग के लिए। किसके लिए? तुम लोग के लिए, कि तुम लोग का क्लास ना छूट जाए। तुम लोग तो अभी न्यू हो, फिर तुम लोग का भी बारी आएगा, एक समय आएगा जो कि VVI पढ़ना पड़ेगा तुम लोग। इसीलिए अभी से ही मन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कि तुम्हें किसी का VVI मांगना ही ना पड़े। और हाँ, एक बात बताओ तो, और कोई क्लास शुरू हो चुका है आप लोग का क्या? वो तो हमें पता है कि सबसे पहले हम ही स्टार्ट किए हैं। होगा स्टार्ट जनवरी से आप लोग का क्लास, सभी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैं शुरू इसलिए कर रही हूँ कि ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, और अगर चैप्टर पूरा खत्म हो जाए तो मैं फिर से आपको रिवीजन करवा दूँ।
ठीक है। वैसे तो लास्ट में रिवीजन होता ही है, पर जैसे अभी हो रहा है वैसे नहीं होता। हर एक टीचर आपको बोलेंगे मैं तुमको रिवीजन करवाऊंगी 2 बार 3 बार, लेकिन नहीं करवाएंगे। वो सिर्फ आपको VVI बताएंगे, ठीक है। तो अभी ही आपको पढ़ना होगा अच्छे से। देखिए, हम जानते हैं क्वेश्चन पे आते हैं बहुविखंडन। हमने क्या बताया, बहुविखंडन मतलब होता है बहुत सारे, यानी 2 से अधिक। तो लिखिएगा, यदि जीवों का शरीर विभाजित होकर, लिखिएगा यदि जीवों का शरीर विभाजित हो, यदि जीवों का शरीर विभाजित होकर, पहले होकर लिख दीजिए, किसमें विभाजित होता है, तो पहले केंद्रक और फिर कोशिका द्रव। लिखिएगा, पहले केंद्रक फिर किसमें, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, ठीक है। क्या लिखे हैं, यदि जीवों का शरीर विभाजित होकर, किसमें विभाजित होता है, तो पूछे तो किसमें बताएगा, केंद्रक में, फिर किसमें, कोशिका द्रव में विभाजित होकर अनेक संततियों का निर्माण करता है। कोशिका द्रव में विभाजन या विभाजित एक ही होता है, विभाजन होकर अनेक संतति, हमने क्या बताया, 2 से अधिक, 1 से अधिक, मतलब बहुत सारे, अनेक संततियों का क्या करता है, निर्माण करता है, अनेक संततियों का निर्माण करता है। तो इसे, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को बहुविखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुविखंडन, यानी मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। अगर कोई दिक्कत है, मैं तो समझा दी हूँ, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए, ठीक है। अब जैसे देखिए, बहुविखंडन के बारे में जानते हैं। तो देखिए क्या है, यदि जीवों का शरीर विभाजित होकर, पहले केंद्रक में, फिर किसमें विभाजित होता है, कोशिका द्रव में विभाजन होकर अनेक संततियों का निर्माण करता है, तो उसे हम, उस क्रिया को क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। अब वो एग्जाम्पल में लीजिएगा, प्लाज्मोडियम, उदाहरण हम जानते हैं, तो उदाहरण में लीजिएगा प्लाज्मोडियम, उदाहरण में प्लाज्मो, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए कैसे अनेक संतति का निर्माण होता है, तो हम लेते हैं, जैसे देखिए एक कोशिका है, ठीक है, इसके अंदर केंद्रक है, और इसके यहाँ जो बाहर में होता है, ये होता है कोशिका द्रव। क्या होता है, ये हो गया आपको केंद्रक, क्या होगा, केंद्रक, और ये जो बाहर में, इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। और ये आपका हो गया जनक। अब जनक से कैसे अनेक संतति का निर्माण होता है वो हम जानेंगे, ठीक है। और इस ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं दीर्घक। क्या बोलते हैं, इसको हम दीर्घक बोलते हैं। अब देखिए कैसे अनेक संतति का निर्माण होता है। अब कोशिका द्रव है और ये केंद्रक है, ये कोशिका द्रव है। 1 से 2, 2 से कितना होगा, 4, यानी अब आगे जाएगा, ये संतति हुआ। अब देखिए अनेक संतति कैसे होता है, तो देखिए आप लोग, जनक है, जनक 2 से, यानी बहुविखंडन होता है, तो उसमें क्या होता है, अनेक संतति का निर्माण होता है। तो ये आपका हो गया संतति।
क्या हो गया, संतति हो गया। इस कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो आप लोग एग्जाम्पल में ये लिख लीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है। और ये याद रखिएगा, बहु विखंडन मतलब बहुत सारे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम जानेंगे बहु विखंडन। बहु विखंडन तो जान गए हैं, सॉरी। उसके बाद हम जानेंगे मुकुलन। देखिए, विखंडन के बारे में यहाँ तक खत्म हो चुका है, पहला प्रकार खत्म हो चुका है। अब हम जानेंगे मुकुलन दूसरा है। ये मुकुलन क्या होता है, ठीक है? तो देखिए, आप लोग आगे नोट कीजिएगा मुकुलन। इसे मिटा दूं, आप लोग नोट कर चुके हो। अच्छा, एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, डालिएगा मुकुलन, बीडिंग। मुकुलन इंग्लिश में इसको हम क्या बोले थे, बीडिंग। इंग्लिश साथ ही पढ़ना है। ओके, बीडिंग। ठीक है, अब देखिए ये मुकुलन जो होता है, आखिर ये मुकुलन क्या होता है? तो देखो भाई, मुकुलन का मतलब होता है जैसे कोई जीव है, अगर वो जीव में उभार या मुकुलन बन जाए, फिर मुकुलन से नया जीव बने। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसी को हम बोलते हैं मुकुलन। अब वो कैसे उभार बनता है, उभार हम किसको कहते हैं, तो वो हम एग्जाम्पल में बताएंगे आप लोग को। आप लोग एग्जाम्पल से समझिएगा आखिर ये उभार क्या होता है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा लिखिएगा। यदि जीवों के शरीर में, यदि जीवों के शरीर में, यदि जीवों के शरीर में उभार या मुकुलन, उभार या मुकुलन, मुकुलन क्या है, बन जाए, फिर मुकुलन से, फिर से सुनिए, यदि जीवों के शरीर में उभार या मुकुलन बन जाए, फिर मुकुलन से क्या बन जाए, फिर मुकुलन से नया जीव बने, मुकुलन से नया जीव बने, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे मुकुलन कहते हैं। अब एग्जाम्पल में जानते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में मिटा दूं, जल्दी मिटता नहीं, ब्लैक वाला नया है ना, इसलिए दम लगाना पड़ता है। एक तो हम आप लोग के लिए दम लगा रहे, ऊपर बोर्ड में भी दम लगाना पड़ रहा है। चलिए क्या है, एक मिनट मैं फिर से देख लेती हूँ, क्योंकि दिखाई दे रही है ना। देखो भाई, ये ऊपर चला जाता है बार बार। अब ठीक है, देखिए क्या है मुकुलन। यदि जीवों के शरीर में उभार या मुकुलन बन जाए, फिर मुकुलन से क्या बने, नया जीव बने, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। उदाहरण में लिख लीजिएगा, उदाहरण में लिखिएगा ईस्ट हाइड्रा। हम ये दोनों आपको ईस्ट हाइड्रा पैरामेसन सब हो सकता है, जो क्या हो, अलैंगिक जनन में हो। तो देखिए सबसे पहले हम ईस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ईस्ट है, और हम यहाँ क्या है, यहाँ है केंद्रक, और इसके बगल बगल क्या होगा, कोशिका दर्भ होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं केंद्रक, और इसके बगल बगल क्या होता है, कोशिका दर्भ।
तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, कोशिका द्रव। अब इससे देखिए उभार कैसे बनता है। उभार हम किसको बोलते हैं? तो देखिए ये जब टूटेगा, देखिए ऐसे बना, फिर हम यहाँ केंद्रक देंगे और बगल बगल कोशिका द्रव। अब देखिए ये जो निकला हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम भाई और बहनों उभार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम उभार बोलते हैं। अब देखिए ये टूटेगा। अब जब ये यहाँ से टूट जाएगा तो ये कितने भागों में बन जाएगा? 2 भागों में बन जाएगा, ठीक है, 2 भागों में बट जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई और बहनों? अब ये 2 भागों में बट जाएगा। फिर ये कैसा बन जाएगा? फिर ये मुकुलन यानी इष्ट के तरह बन जाएगा, ठीक है। कैसा बन जाएगा? इष्ट के तरह ही बन जाएगा, ठीक है, यानी इसमें फिर उभार आ जाएगा इस तरह। जब ये कोई इष्ट है, ये 2 भाग में टूट गया, अब एक इधर हो गया और एक यहाँ हो गया, फिर ये जब इसमें उभार आएगा तो कैसा होगा? इसमें उभार आएगा तो देखिए ऐसा बनेगा, बनेगा भाई और बहनों, बताओ। और ये जो हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं? उभार। तो इसमें उभार बन गया। याद रखिएगा हमने क्या लिखे हैं? शरीर के उभार यानी जीवों के शरीर में उभार या मुकुलन बन जाए, फिर मुकुलन से क्या बने? फिर मुकुलन से नया जीव बने, नया जीव बन गया, फिर ये टूटा यानी फिर इससे क्या हुआ? मुकुलन यानी उभार इसमें बनने लगा। तो याद रखिएगा ये जो निकला हुआ भाग होता है इसी को हम बोलते हैं उभार। कोई दिक्कत यहाँ तक में? क्या बोलते हैं? उभार, मुकुलन, मुकुल बोलते हैं। कोई दिक्कत? इंग्लिश में लिखेंगे बर्ड, यहाँ मुकुल ही होगा तब ना होगा उभार मुकुलन, फिर मुकुल से नया जीव बने। कोई दिक्कत? अब जब ये टूटेगा तो फिर ये 2 भाग में बट जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो फिर किसके तरह हो जाएगा? फिर ये सीधा हो जाएगा इष्ट के तरह। फिर वो अगर उसमें उभार बन जाएगा तो फिर कैसा होगा? इसी तरह हो जाएगा, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। कोई दिक्कत यहाँ तक में? मुकुलन में कोई दिक्कत? जैसा परिभाषा है वैसा उसका उदाहरण हमने बताया। एक और उदाहरण बता दीजिए दीदी। तो देखिए एक और उदाहरण मैं आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। अब हम जानेंगे हाइड्रा का उदाहरण। बस सेम प्रोसेस है उसमें भी, सिर्फ ये इष्ट है और वो हाइड्रा रहेगा। तो देख लीजिए, अगर आप लोग बोल रहे हो तो देख लीजिए। ये उदाहरण आप लोग नोट कर चुके हो। तो देखिए इष्ट का उदाहरण, सॉरी इष्ट तो देख लिए, हाइड्रा। जैसे देखिए ये है हाइड्रा, ठीक है, क्या है? हाइड्रा। अब हम हाइड्रा का फिगर बनाएंगे, इसे यहाँ लिखते हैं हाइड्रा। याद रखिएगा ये जो अभी बना रहे हैं ये है हाइड्रा का फिगर। ओके भाई बहनों, ठीक से नहीं बन रहा है, अब बन जाएगा, ठीक है। ये हुआ आपका हाइड्रा का फिगर। किसका हुआ? हाइड्रा का। और ये जो हुआ ये हुआ आपका जनक। क्या हुआ भाई बहनों? जनक। इसके अंदर क्या रहेगा? केंद्रक रहेगा। ओके, अब देखिए ये एक है हाइड्रा, ये सीधा साधा है हाइड्रा। अब इसमें उभार कैसे बनेगा? जब ये टूटेगा, ठीक है, जब ये टूटेगा तो इसमें किस तरह उभार बनता है वो देखिए। बन गया उभार। ये क्या हुआ? इसमें उभार बन गया, यहाँ केंद्रक होगा, ठीक है, और जैसा हाइड्रा रहता है मैंने बना दिया। और ये जो निकल गया जब ये टूटा तो इसमें क्या बन गया? उभार बन गया, ठीक है भाई बहनों। क्या बन गया? उभार बन गया, ठीक है, यानी मुकुल। अब देखिए जब ये टूटेगा यानी यहाँ से अलग हो जाएगा तो क्या एक यहाँ और एक यहाँ बन जाएगा, ठीक है।
क्या अलग हो गया दोनों? बताओ भाई बहनों, अलग हो गया ना। तो इसी तरह जो टूटते जाता है उसी को हम बोलते हैं, यानी जो निकला हुआ भाग रहेगा उसको हम बोलेंगे क्या? उभार या मुकुल बोलेंगे। अब जब वो मुकुल से नया जीव बन जाए तो क्या उसी को हम बोलते हैं मुकुलन। ठीक है, याद रहेगा। ये हो गया आपका संतति। संतति, नया संतति बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में मुकुलन में कोई दिक्कत है और नहीं है तो हम जानेंगे अब मुकुलन के प्रकार। तो देखो भाई, मुकुलन दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है आंतरिक मुकुलन और एक होता है बाह्य मुकुलन। ठीक है, तो अब हम जानते हैं मुकुलन के प्रकार के बारे में। आप लोग इसे नोट कर लीजिए एग्जाम्पल को। लिखिएगा मुकुलन के प्रकार। मुकुलन के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ बडिंग। टाइप्स ऑफ बडिंग। तो क्या लिखे? मुकुलन के प्रकार। एग्जाम्पल मिटा दूं? जल्दी मिटता नहीं है। चलिए, अब हम जानते हैं मुकुलन के प्रकार। तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य मुकुलन, एक होता है आंतरिक मुकुलन। बाह्य मुकुलन और एक होता है आंतरिक मुकुलन। ठीक है, एक होता है बाह्य मुकुलन और एक होता है आंतरिक मुकुलन। बाह्य मुकुलन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल बडिंग। ठीक है, तो लिखिएगा एक्सटर्नल बडिंग। एक्सटर्नल, याद रखिएगा बाह्य मुकुलन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल बडिंग। सही है, देखो तो भाई। RNA सही है, हाँ RNA, ये नहीं होगा। RNA, EXTRNAL, एक्सटर्नल बडिंग। और आंतरिक मुकुलन को क्या कहते हैं? इंटरनल बडिंग। ठीक है, लिखिएगा इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग। तो याद रखिएगा आप लोग, बाह्य मुकुलन को इंग्लिश में क्या, यानी मुकुलन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, बाह्य मुकुलन और आंतरिक मुकुलन। बाह्य मुकुलन को कहते हैं एक्सटर्नल बडिंग और आंतरिक मुकुलन को कहते हैं इंटरनल बडिंग। ठीक है, चलिए आगे हम जानते हैं अब ये क्या होता है, क्या चीज? बाह्य मुकुलन क्या होता है और आंतरिक मुकुलन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सुनने से ही लगता है आप लोग को बाह्य मुकुलन यानी जो बाहर से बनता है, आंतरिक मुकुलन जो अंदर से बनता है। तो बताओ भाई बहनों, हम लोग में आंतरिक निषेचन होता है या बाह्य निषेचन होता है? तो बताओ। देखो, हम लोग में आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, तो देखिए, और अलैंगिक में तो निषेचन होता ही नहीं है। लिखिएगा, देखिए आप लोग बाह्य निषेचन में लिखिएगा, आप लोग डाल दीजिएगा, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। ठीक है, लिखिएगा यदि जीवों का शरीर बाहर की ओर निकला होता है, क्योंकि ये मुकुलन है तो मुकुलन में क्या हम बताए थे? उभार या मुकुल बन जाए, तो ये क्या है? बाह्य मुकुलन है। यदि ये बाहर की ओर निकला हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? बाह्य मुकुलन बोलते हैं। आंतरिक मुकुलन हुआ जो अंदर की तरफ धंसा हुआ हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? आंतरिक मुकुलन। तो लिखिएगा बाह्य मुकुलन में यदि जीवों का शरीर बाहर की ओर
लिखिएगा यदि जीवों का शरीर, यदि जीवों का शरीर बाहर की ओर, बाहर की ओर निकला हुआ है, यदि जीवों का शरीर बाहर की ओर निकला हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बाय मुकुलन कहते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम समझ में आया बाय मुकुलन और आंतरिक मुकुलन। और आंतरिक मुकुलन में लिखिएगा यदि जीवों के शरीर अंदर की ओर धंसा हो, लिखिएगा यदि जीवों की शरीर, यदि जीवों का शरीर अंदर की ओर, अंदर की ओर धंसा हो तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे आंतरिक मुकुलन कहते हैं। आंतरिक मुकुलन यानी इंटरनल बडिंग कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब देखिए हमने क्या बताया, मुकुलन के प्रकार। मुकुलन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं दो प्रकार के, एक होता है बाह्य मुकुलन और एक होता है आंतरिक मुकुलन। ये बताओ मैं कितने बार अभी बता चुकी हूँ? 4 बार मैं बता चुकी हूँ कि मुकुलन दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक मुकुलन, बाह्य मुकुलन। तो क्या आपको घर में पढ़ना पड़ेगा? बोलो क्लास में ही याद हो गया है ना? लग रहा है, बताओ भाई और बहनों, क्लास में ही याद हो गया है ना? तो देखिए ये क्या है? बाह्य मुकुलन है। बाह्य मुकुलन मतलब यदि जीवों का शरीर बाहर की ओर निकला हुआ हो, यानी जो उभार होता है ना वो बाहर की ओर निकला हुआ हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बाह्य मुकुलन बोलते हैं। और यदि जीवों का शरीर अंदर की ओर धंसा हुआ हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम आंतरिक मुकुलन बोलते हैं, यानी इंटरनल बडिंग, और इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल बडिंग। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? आप लोग को भी ठंडी लग रही है? हमें तो भाई ठंडी लग रही है। ठीक है, तो देखिए अब हम आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। ओके, अब तो आप लोग को तो डीपीपी देना पड़ेगा ना, क्योंकि डेली देखो कल भूल गए थे और आप लोग याद भी नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो देखिए भाई बहनों, आज की क्लास हमारा मुकुलन पे ही खत्म होता है, क्योंकि उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें समझ में आ जाए। अगर मैं आपको और बता दूं ना तो आपको ना समझ में नहीं आएगा, आपके दिमाग से ऊपर भागेगा। ठीक है, तो उतना ही पढ़ना है जितना समझ में आ जाए। ठीक है भाई बहनों, तो आज की क्लास यही खत्म। उसके बाद हम जानेंगे बीजाणु जनन के बारे में, जानेंगे कल के क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट अंदाज में। और अभी आप लोग डीपीपी लिख लीजिए। क्या लिखना है? डीपीपी, और 5 क्वेश्चन आप लोग को बना के आना है। तो सबसे पहला लिखिएगा डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर, डीपीपी। कोई पूछे डीपीपी का मतलब तो क्या बताइएगा? डेली प्रैक्टिस पेपर या डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, यानी जब आप घर पे बनाने हम क्वेश्चन देंगे और आप लोग घर पे बनाने बैठोगे तो नहीं बनेगा तो वो प्रैक्टिस ही ना हुआ। नहीं बन रहा है, हम कल जाएंगे तो दीदी से पूछेंगे कि दीदी इसका आंसर क्या होगा, और नहीं तो कॉपी में देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना आज की क्लास में पढ़ाती हूँ उसी से डीपीपी देती हूँ। ठीक है, यानी उसी से क्वेश्चन देती हूँ। तो लिखिएगा, ठीक है, तो देखो कल भी नहीं दिए थे हम आप लोग को डीपीपी, नहीं दिए थे ना, तो कल वाला है क्लोन क्या है। लिखिएगा, ब्लैक से नहीं लिख तो मिटता है, लिखिएगा क्लोन की परिभाषा दे। क्लोन की
परिभाषा क्या है? कोलोन की परिभाषा। दूसरा लिखिएगा आप लोग का दूसरा क्वेश्चन है, द्वि विखंडन का उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। ठीक है, द्वि विखंडन का उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण, द्वि विखंडन को उदाहरण सहित लिखे। ठीक है, उदाहरण सहित लिखना है। अगला लिखिएगा विखंडन को उदाहरण सहित लिखे। ठीक है, अगला क्या लिखना है? विखंडन। तीसरा लिखिएगा विखंडन को उदाहरण सहित लिखे। ओके, और तीसरा लिखिएगा, चौथा लिखिएगा मुकुलन क्या है? मुकुलन की परिभाषा। पांचवा लिखिएगा मुकुलन के प्रकार। मुकुलन के प्रकार को परिभाषित करे। ठीक है, आप समझिए क्या है? कोलोन की परिभाषा, यानी कोलोन का परिभाषा लिखना है। द्वि विखंडन को उदाहरण सहित लिखे, यानी उसका परिभाषा लिख के आपको उदाहरण भी देना है। सेम है, द्वि यानी विखंडन में भी सेम है। मुकुलन की परिभाषा को लिखिएगा। मुकुलन के प्रकार को परिभाषित करे, यानी मुकुलन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। परिभाषित मतलब होता है परिभाषा सहित लिखिएगा। तो आज की क्लास में यही समाप्त करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, और नहीं समझे हो तो फिर से समझा दूंगी, आप लोग बस एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट अंदाज। बस आप लोग मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास भेजो। ठीक है, मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट अंदाज, बस आप लोग पढ़ते रहिए।